आज हम बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हम करेंगे कक्षा 12 इतिहास के। बोर्ड परीक्षा 2023, 24 और 25 में जो पुराने क्वेश्चन आए हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे बोर्ड परीक्षा 2023 के अंदर 12 क्वेश्चन आए थे, 24 के अंदर 14 क्वेश्चन आए थे और 25 के अंदर 18 क्वेश्चन आए थे। पहले हम 2023 के अंदर जो प्रश्न आए हैं उनको हल करेंगे। 2023 के अंदर जो 12 क्वेश्चन आए थे, सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो बनावली है वो हरियाणा में स्थित है। बनावली हरियाणा के अंदर स्थित है। बनावली भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल था और ये सूखी हुई सरस्वती नदी जो पहले बहती थी उसके किनारे स्थित था। ये किलेबंद बस्ती थी, चारों ओर से घिरी हुई थी, जिसमें एक सुनियोजित शहरी संरचना थी और ये एक शहरी संरचना थी। बनावली जो है शहरी संरचना स्थल था जिसमें एक गढ़ और निचला शहर शामिल था। यानी ये दो भागों में विभाजित थी, जो हड़प्पा काल के दौरान कृषि और व्यापार में संलग्न एक जटिल समाज को दर्शाता है। यानी कि ये जो स्थल है, इस स्थल से एक तो कृषि होती थी और एक व्यापार होता था और ये एक शहरी संरचना थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एक शहरी संरचना थी। अब इसकी स्थिति की बात करें हम तो ये मैप में बनावली हरियाणा के अंदर यहाँ पर स्थित है और बाकी स्थल जो भी है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पाकिस्तान में है और कुछ भारत के अंदर स्थित है। ये स्थल जो है चारों ओर से घिरा हुआ था। ये देखो इस फोटो के अंदर आपको दिख रहा है कि ये चारों ओर से घिरा हुआ था, यानी दीवार से सुदृढ़ किया गया था बाहरी आक्रमण से सुरक्षा हो सके। और एक साइड के अंदर यहाँ पर गढ़ बने हुए थे, यानी कि शासक प्रशासक लोग रहते थे और जो निचला शहर था वहां पर आम जनता रहती थी। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? तो बिहार को मगध कहा जाता था। ये जो मगध है बिहार राज्य, वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। एक प्राचीन भारतीय राज्य और साम्राज्य था जो उपजाऊ गंगा मैदानों में स्थित था और यह द्वितीय शहरीकरण के काल के दौरान 16 महाजनपदों में से एक था। यानी जो मगध है वो 16 महाजनपदों में से एक था और अंततः एक प्रमुख साम्राज्य बन गया, एक महत्वपूर्ण साम्राज्य बन गया, शक्तिशाली साम्राज्य बन गया, जिसने उत्तरी भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया। उत्तरी भारत पर इसने शासन स्थापित किया। इसके उत्थान में अगर कहे कि ये इतना विकसित या इतना आगे क्यों बढ़ा ये राज्य, तो इसका एक रणनीतिक भूगोल था। इसमें लोएस्क तक इसकी पहुंच थी और सैन्य उन्नति इसका एक कारण था। राजनीतिक केंद्रीकरण, जो राजा थे वो सुदृढ़ केंद्रीकरण शासन स्थापित किया उन्होंने और यहाँ पर व्यापार और कृषि जैसे आर्थिक क्रियाकलाप होने की वजह से ये इतना इसका विकास हो सका। मगध की मैप के अंदर आप मगध को, जो भारत का मैप है इसके अंदर मगध का साम्राज्य ये देख सकते हो और यहाँ पर मगध है और ये इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। तो ये बिहार में स्थित था। भारत में मगध साम्राज्य की शुरुआत, मगध मौर्य साम्राज्य का केंद्र था। सबसे बड़ा जो साम्राज्य था उस समय वो मौर्य साम्राज्य का ये केंद्र था, जो प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था और उसका ये केंद्र था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना यानी बिहार के अंदर बिहार की जो राजधानी है पटना, वो पाटलिपुत्र नाम से जानी जाती थी और ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को, वहां पर एक वंश पहले से शासन कर रहा था नंद वंश, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में हराकर इस मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बाद में अशोक, मौर्य सम्राट अशोक आए और उनके शासन काल में यहाँ
चरम पर पहुंचा, यानी उन्नति की इस साम्राज्य ने। और साम्राज्य का विस्तार पूर्व में मगध से गंगा नदी मैदानों से शुरू होकर पश्चिम की ओर हुआ, यानी यहाँ से ये बढ़ता बढ़ता इस साइड में आता गया, बढ़ता गया इस साइड में। तीसरा क्वेश्चन है, हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेदा द्वारा किया गया? पुरातत्ववेदा द्वारा किया गया तो वो थे ऑप्शन 6 बीबी लाल। ये उनका पुराना फोटो और ये उनका नया, और राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अवार्ड भी दिया जा रहा है। मेरठ जिले के पास गंगा नदी के किनारे स्थित हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य 1951-52 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल, ब्रजवासी लाल इनका पूरा नाम है, के नेतृत्व में किया गया। और इसकी खुदाई का मुख्य उद्देश्य हस्तिनापुर के पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व को समझना था, खासकर महाभारत काल के, यानी महाभारत कालीन जो अवशेष हैं वो इस हस्तिनापुर जगह से मिले हैं। तो ये इसकी लोकेशन है, हस्तिनापुर यहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और यहाँ हरियाणा और यह दिल्ली के पास स्थित मेरठ। तो हस्तिनापुर के उत्खनन कार्य बीबी लाल द्वारा किया गया था, यानी ब्रजवासी लाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इनकी दरगाह ऑप्शन द दिल्ली के अंदर स्थित है। दिल्ली के अंदर इनकी दरगाह स्थित है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली के महरौली इलाके में कुतुब मीनार के परिसर के पास जफर महल के निकट स्थित है। और ये दिल्ली की सबसे प्राचीन दरगाहों में से एक है, यानी सबसे पुराने संतों की दरगाहों में से ये दरगाह स्थित है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ये दरगाह का चित्र है। और कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर इन शासकों ने इसका समय के साथ इसका निर्माण कार्य करवाया गया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश जिन्होंने गंधक की बावली का निर्माण करवाया, शेर शाह सूरी और फर्रुखसियर जो मुगल शासक थे, ये जैसे शासकों ने दरगाह में विकास का योगदान दिया, यानी समय समय के साथ इनका विकास, दरगाह का विकास कार्य किया गया। ये आपके कुतुब मीनार का चित्र है और ये मेहरौली का लोह स्तंभ है और ये वो कुतुबुद्दीन बख्तियार की काकी की दरगाह स्थित चित्र है। क्वेश्चन नंबर 5, हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? तो 1976, इसका ऑप्शन अ राइट है। 1976 यानी 1976 को इसको राष्ट्रीय स्थल का दर्जा मिला गया। कर्नाटक राज्य के अंदर हम्पी स्थित है। कर्नाटक राज्य है, भारत का दक्षिण में राज्य स्थित है कर्नाटक, और वहां पर हम्पी वर्तमान में ये स्थल है। तो 1976 में इसको राष्ट्रीय स्थल का दर्जा दिया गया। हम्पी 14वीं से 16वीं शताब्दी तक शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो हम्पी उस समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और 1500 ईस्वी तक बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। उस समय 1500 ईस्वी के आसपास चीन का जो बीजिंग है वो सबसे बड़ा शहर था। उसके बाद अगर दूसरे शहर की बात करें तो वो हम्पी था, जो अपने समृद्ध व्यापार और कला, संस्कृति और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। तो ये व्यापार, कला, संस्कृति और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अभी इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, ये इसके किनारे स्थित है, जिसमें विठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और कमल महल जैसे कई ऐतिहासिक स्मारक हैं। और 1565 में मुस्लिम सल्तनों के गठबंधन द्वारा विजयनगर को हार के बाद इस शहर का पतन हो गया था। तो बाद में ये हार गए थे, जिसे राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। उस समय ये हार गए थे।
1976 स्थल को मान्यता दी गई। और यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर का चित्र आपके सामने है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, कर्नाटक, भारत में एक ऐतिहासिक सक्रिय 7वीं शताब्दी का शिव मंदिर है। जो विरूपाक्ष मंदिर है एक शिव मंदिर है जो भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है और विरूपाक्ष शिव का ही एक रूप है। हम्पी में स्मारकों के समूह का एक हिस्सा है ये, और जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। ये अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसमें 9 मंजिला पूर्वी गोपुरम, जटिल नक्काशी तथा तीर्थ स्थल के रूप में इसकी निरंतर भूमिका और हम्पी परिसर के भीतर एकमात्र कार्यरत मंदिर शामिल है। वर्तमान में भी ये मंदिर लोगों का आना जाना यहाँ पर है और पूजा वगैरह यहाँ पर होती है। नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य में सेना के जो प्रमुख हैं उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें सेना प्रमुख थे उन्हें नायक कहा जाता था। ऑप्शन ब इसमें नायक कहा जाता है। ये विजयनगर साम्राज्य उस समय था और ये कर्नाटक राज्य के आसपास स्थित था। विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को अमर नायक या नायक कहा जाता था। अमर नायक या नायक कहा जाता था। अमर नायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें विजयनगर के शासकों यानी वहां के राजा को राय कहा जाता था द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिए जाते थे। बड़े बड़ी जो जागीरें हैं उनको क्षेत्र के रूप में दी जाती थी और इस व्यवस्था को अमर नायक प्रणाली कहा जाता था। अब अमर नायकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां इस प्रकार थी कि उन्हें दिए गए प्रशासनिक क्षेत्र की देखभाल करनी थी। पहले तो जो उनको क्षेत्र दिए गए हैं उसकी प्रशासनिक देखभाल करनी थी, गतिविधियों का विस्तार करना और अपने क्षेत्र से कर एकत्रित करना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था उनको वहां से रेवेन्यू इकट्ठा करना, कर एकत्रित करना था। तीसरा था राजधानी में शासक को सैनिकों, घोड़ों और हथियारों के साथ एक सेना प्रदान करना। तो अमर नायक का यह भी काम था कि जब भी राजा को जरूरत हो उन्हें सैनिक, घोड़े और हथियारों की आपूर्ति करे। चौथा, मंदिरों और सिंचाई प्रणालियों का रखरखाव करना। मंदिर जो बने हुए थे उनका रखरखाव और जो किसान थे कृषि के लिए सिंचाई प्रणालियों का रखरखाव करना, उनकी देखभाल करना था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन था? आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था अबुल फजल। इसका लेखक था अबुल फजल। ये अकबर के दरबारी कवि थे। ये अकबर का चित्र है और इस तरह से ये किताबें हैं वो आईने अकबरी की अनुवादित की गई है। तो आईने अकबरी पुस्तक का लेखक अबुल फजल थे और आईने अकबरी एक 16वीं शताब्दी का ब्यौरेवार ग्रंथ है, यानी कि 16वीं शताब्दी में एक लिखा गया ग्रंथ है जिसमें समय का साथ जो जो घटनाक्रम हुए उसका उन्होंने उल्लेख किया है। इसकी रचना अकबर के एक नवरत्न थे दरबारी अबुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के दरबार, उसके प्रशासन के बारे में चर्चा, देखो दरबार के बारे में लिखा गया है, इसके अंदर प्रशासन के बारे में लिखा गया है और इसके 3 खंड हैं जिसमें से अंतिम खंड अकबरनामा के नाम से जाना जाता है, यानी तीसरा खंड अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। और ये खंड स्वयं अकबरनामा जो खंड है ये भी 3 भागों में बटा हुआ है, प्रखंडों में है। तो ये देखिए अकबर बादशाह और ये अबुल फजल जो इनको ये ग्रंथ दे रहे हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ऑप्शन ब राइट है इसमें, बहादुर शाह जफर थे और ये मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे और ये थे बहादुर शाह जफर। मुगल वंश भारत पर शासन करने वाला एक वंश था
जिसकी स्थापना बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में की थी, और यह तैमूर और चंगेज खान के वंशजों से संबंधित था और तुर्क मंगोल पृष्ठभूमि से आया था। यह वंश 17वीं सदी के अंत तक अपने चरम पर था। 19वीं सदी के मध्य में समाप्त हो गया था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और 1857 में इन्हें बादशाह के पद से हटा दिया गया था, तो वो थे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन 1856 में इसका अधिग्रहण किया गया था। अवध का अधिग्रहण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कथित आंतरिक कुशासन के आधार पर इसके ऊपर आंतरिक कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी द्वारा के नेतृत्व में फरवरी 1856 में यह किया था, और यह अंग्रेजी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति का हिस्सा था। इसमें अंतिम नवाब जो अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह को पदच्युत करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और इस घटना ने अवध के लोगों में गहरा असंतोष पैदा हो गया, यानी जनता विरोधी हो गई। और जो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण यह भी रहा था कि जनता इसका विरोध कर रही थी। तो 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया गया था, वो भी कुशासन का आरोप लगाकर। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब कराए गए थे? तो 1937, ऑप्शन द 1937 में करवाए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार 1937-37 की सर्दियों में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए, और इसमें सभी 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिसमें मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बंबई, असम, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, बंगाल, पंजाब और सिंध में चुनाव हुए। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान एजेंसी और देसी रियासतों के ब्रिटिश प्रांतों में कोई चुनाव नहीं हुए, यानी इन क्षेत्रों में किसी तरह के चुनाव नहीं हुए, लेकिन जो 11 महत्वपूर्ण राज्य थे उसके अंदर इलेक्शन हुए थे। चुनावों के अंतिम परिणाम 20 फरवरी 1937 को घोषित किए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5 प्रांतों में बंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत बिहार और उड़ीसा में सत्ता इनकी प्राप्त हुई थी, यानी ये बहुमत में आए थे। तो 1937 के अंदर पहली बार प्रांतीय संसदों का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन अ B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति का अनुवाद भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के रूप में किया जाता था। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित इस समिति के अध्यक्ष, तो भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना इसका उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, और इसमें अन्य प्रमुख सदस्यों में शामिल थे जैसे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला। बाद में इसके स्थान पर एक N. माधव राव B.L. मित्तर के स्थान पर आए, और T.T. कृष्णामाचारी D.P. खेतान के स्थान पर शामिल हुए। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, और इसके सदस्य 7 सदस्य इसके और थे। क्वेश्चन नंबर 12,
रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ब, इसमें 1946 के अंदर हुआ था। इस तरह से प्रेस के अंदर उस समय के अखबार में इस तरह की घटनाओं का उल्लेख है। और इंडियन नेवी जो अपने नौसेना है उसमें विद्रोह हुआ था 1946 के अंदर। तो रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 1946 में भारतीय नाविकों का एक विद्रोह था, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ खराब कामकाजी परिस्थितियों, नस्लीय भेदभाव और भोजन की खराब गुणवत्ता जैसे मुद्दों को लेकर किया गया था। तो ये जो विद्रोह हुआ था इसके कारण थे एक खराब कामकाजी परिस्थिति, नस्लीय भेदभाव यानी इनमें नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, और भोजन जो है वो बिल्कुल खराब गुणवत्ता का था जो कि उनको दिया जाता था। तो इन मुद्दों को लेकर ये विद्रोह हुआ था, जो 18 फरवरी 1946 को मुंबई के FMIS तलवार जहाज पर शुरू हुआ, और यह विद्रोह तेजी से पूरे भारत में फैल गया, जिसमें 78 जहाज और 20,000 से अधिक नाविक शामिल हुए थे। और ये विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को खत्म करने और भारत को स्वतंत्रता दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और ये इस तरह से अखबारों के अंदर हेडिंग आती थी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का स्थल। अभी तक हमने 2023 के क्वेश्चनों को पढ़ा, अब 2024 के अंदर जो 14 क्वेश्चन आए हैं उसको हम सरल करेंगे। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में, ऑप्शन ब राजस्थान में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काली चूड़िया, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है, जहां 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन और एक विकसित नगर के अवशेष मिले हैं। और इस स्थान पर विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला है, और यहाँ मिले भूगर्भिक साक्ष्य के अनुसार भूकंप से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमाण मिलता है। भूकंप से इस स्थल का पतन हुआ है ऐसा माना जाता है। तो कालीबंगा ये राजस्थान के अंदर स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष, उत्खननकर्ता थे बीबी लाल और बीके थापर। यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और 6 छेद वाली खोपड़ी शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और हल से जुते हुए खेत पक्का हल भी यहाँ से मिट्टी का बना हुआ प्राप्त हुआ है, और बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है, काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदड़ो की बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? मोहनजोदड़ो बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? तो उसका ऑप्शन अ 2 भागों में विभाजित थी। मैप के अंदर ये मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में स्थित है, और मोहनजोदड़ो के ये अवशेष जो प्राप्त हुए हैं यहाँ पर दे रखे हैं। मोहनजोदड़ो बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शवों का टीला, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक प्राचीन शहर है, और लगभग 2500 ईसा पूर्व निर्मित यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उन्नत शहरों में से एक था, जो अपनी सुनियोजित वास्तुकला, जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानगार के लिए जाना जाता है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। तो इसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी द्वारा 1922
1922 में की गई थी और ये दुनिया का सबसे पुरानी प्रमुख शहरी बस्तियों में से एक थी। मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित है। मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित है किया गया था। एक छोटा ऊंचा हिस्सा जो दुर्ग गढ़ कहा जाता था और एक बड़ा निचला शहर हिस्सा जिसे निचला शहर कहा जाता था। दुर्ग में प्रशासनिक भवन, विशाल स्नानागार, अनाज के भंडार जैसी महत्वपूर्ण इमारतें थी। तो दुर्ग जो था उसके अंदर प्रशासनिक भवन थे, बने हुए थे, विशाल स्नानागार थे और अनाज के भंडार थे, वो दुर्ग में स्थित थे। जबकि निचले शहर में आम लोग यानी जनता रहती थी और उनके आवास और बाजार स्थित थे। क्वेश्चन नंबर 15, तीर्थयात्री हैंसांग या स्वान किस देश से आए थे? तो इसका ऑप्शन अ, चीन से वो आए थे और ये हैंसांग का एक चित्र है आपके सामने। तो तीर्थयात्री हैंसांग चीन से भारत आए थे और हैंसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और वह भारत में 15 वर्षों तक रहा, जिसने अपनी पुस्तक शी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत के विवरण दिया है। उसके वर्णनों से हर्षकालीन भारत सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है और इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है बोर्ड की परीक्षा में कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वो तो एंस तसांग या पेन तसांग, ये एक ही नाम है दोनों। क्वेश्चन 16, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश से के प्रसिद्ध शासक थे? तो ये ऑप्शन 6, सातवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक थे। गौतमी सातकर्णी सातवाहन वंश का एक महान शासक था जिसने 106 से 130 ईस्वी के बीच शासन किया था और वह शको पश्चिमी क्षत्रपों को हराकर अपने वंश को पुनर्जीवित करने में के लिए जाना जाता है। खासकर शक शासक नहपान को पराजित करने के लिए उसने अपने नाम के साथ माता का नाम लगाने की परंपरा शुरू की और उसकी महान उपलब्धियां नासिक शिलालेख में दर्ज हैं। उनके द्वारा जो काम किए गए या लड़ाइयाँ लड़ी गई उसको नासिक शिलालेख में दर्ज किया गया है। ये सातवाहन वंश का दक्षिण भारत के अंदर ये साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 17, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थकर हो चुके थे? तो ऑप्शन 6, 23 तीर्थकर थे, 24वें महावीर थे। ये भगवान महावीर का एक चित्र है। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मनों में क्या लड़ना, जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेंगे उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी, ये महावीर द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 में 23 तीर्थकर महावीर से पहले हुए थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए जो आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने वाले महान भिक्षुक हैं। पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें थे भगवान महावीर। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जिनकी शिक्षाएं भगवान महावीर द्वारा दी गई थी, जो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। अगर कहे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे तो भगवान महावीर, और पहले की बात करें तो ऋषभदेव जी थे। ओके, और 23वें थे पार्श्वनाथ। महावीर ने 30 साल की उम्र में शाही परिवार त्याग दिया और 12 साल की इन्होंने कठिन तपस्या की
और उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान उनके प्राप्त हुआ। और उनकी शिक्षाएं अहिंसा, सभी प्राणियों को जीने दो और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने पर केंद्रित है जैसा कि आप अपने साथ चाहते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है, जैसे फ्रांसवा बर्नियर, ऑप्शन में फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस के थे, इब्न बतूता मोरक्को के थे, पीटर मुंडी जर्मनी के नहीं थे और मार्को पोलो इटली के थे। तो पीटर मुंडी ये ऑप्शन राइट है, लेकिन ये जर्मनी के नहीं थे। तो पीटर मुंडी एक अंग्रेज थे, ये अंग्रेज थे, अंग्रेज व्यापारी थे, यानी ब्रिटेन के थे, यात्री और लेखक थे, जो 17वीं शताब्दी में भारत आए थे और मुगल काल के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत विवरण दिया है। उन्होंने 1630-32 के भीषण अकाल का उल्लेख किया था और शाहजहां के समय में मुगल भारत की व्यवस्था का विवरण भी दिया था। तो अगर पीटर मुंडी की बात करें तो कौन से शासक के समय आए थे? तो मुगल शासक शाहजहां के समय आए थे। ये पुराना इनका चित्र है और ये उनकी किताब जो अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर ग्रंथ किसने लिखा था? तो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर फ्रांसवा बर्नियर द्वारा, ऑप्शन 6 फ्रांसवा बर्नियर द्वारा लिखा गया था। तो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर फ्रांसवा बर्नियर द्वारा लिखा गया था। फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे, दार्शनिक और यात्री थे, जो 1656 से 1668 तक मुगल काल में भारत में रहे और वह शाही राजकुमार दारा शिकोह के निजी चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़े और बाद में मुगल अमीर दानिशमंद खान के वैज्ञानिक के रूप में भी काम किया। बर्नियर ने भारत में अपने 12 वर्षों के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर में दर्ज किया, जो आज भी इतिहासकारों के लिए मूल्यवान स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इब्न बतूता को किस शहर का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन दिल्ली का उनको काजी और न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता 14वीं सदी के एक महान मुस्लिम यात्री थे, जिन्होंने अपनी लंबी और विस्तृत यात्राओं के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। उनका जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को के तांजियर में हुआ था। उन्होंने 21 साल की उम्र में एक सपने से प्रेरित होकर दुनिया की यात्रा शुरू की थी। उन्होंने दुनिया की यात्रा शुरू की। उनकी यात्राओं का वर्णन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। उनका लिखा गया जो ग्रंथ है, यात्रा विवरण वाला जो उनका ग्रंथ है, वो है रिहला में किया गया था, जो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता था। उनके द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है वो है रिहला। उन्होंने भारत की यात्रा की और दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे और दरबार में आए और उन्होंने एक काजी के रूप में इनको दिल्ली में नियुक्त किया गया, काजी के रूप में, जज के रूप में। और उनके लेखन में भारत की डाक प्रणाली, जाति व्यवस्था, सती प्रथा और भोजन, शहरी जीवन का वर्णन मिलता है। तो इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ये दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को शहर से भारत तक आए थे, है ना, दिल्ली तक आए थे। यहाँ से इन्होंने ट्रेवलिंग शुरू की, इन्होंने समुद्र के रास्ते और स्थल मार्ग से होते हुए ये भारत तक आए थे। क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1336, ऑप्शन ब 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और दक्षिण भारत में ये स्थित था।
विजयनगर साम्राज्य 14वीं सदी में दक्षिण भारत में स्थापित एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय ने की थी। और ये आधुनिक कर्नाटक राज्य में अपनी राजधानी विजयनगर, आज का हम्पी जिसे विजयनगर कहा जाता है, के नाम से जाना जाता था। ये अपनी समृद्धि, उत्कृष्ट कला, वास्तुकला और सुव्यवस्थित प्रशासनिक तथा सैन्य प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध था। ये साम्राज्य 4 वंशों संगम, शालू, तुलु और अराविडू द्वारा शासित था। 1565 में तालीकोटे के युद्ध में हार के बाद इसका पतन हो गया। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध, यहाँ राक्षस तागड़ी का युद्ध हुआ। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, यवन शब्द का प्रयोग किनके लिए किया जाता था? तो ऑप्शन अ, यूनानियों के लिए यवन शब्द का उपयोग किया जाता था। आप मैप में देख सकते हो, ये भूमध्य सागर और ये अल्बानिया, मैसेडोनिया और बुल्गारिया और ये तुर्की, और इसके आप ये पूरा का पूरा जो है वो ग्रीस, जो पूर्व में यूनान कहलाता था, वर्तमान में ग्रीस नाम से जाना जाता है। तो ये भूमध्य सागर के किनारे स्थित है और एथेंस इसकी राजधानी है। यूनान या ग्रीस यूरोप के महाद्वीप में भूमध्य सागर, यूरोप के महाद्वीप भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित एक देश है। यह बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर अल्बानिया और उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया के साथ अपनी भूमि की सीमाएं साझा करता है। एथेंस यूनान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये एथेंस है। ये मैसेडोनिया, बुल्गारिया, तुर्की और अल्बानिया से इसकी अपनी सीमाएं हैं और ये भूमध्य सागर के स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ब, 1793 में लागू हुआ था। पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा, झारखंड, ये पूरा बंगाल कहलाता था। तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता था और 1793 को यह लागू हुआ था। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, अगर कहे कि गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की गई। एक भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसके तहत एक जमींदारों को जमीन का मालिक बनाया गया। इसमें जमींदारों, इस व्यवस्था के अंदर, इस्तमरारी बंदोबस्त के अंदर जमींदारों को जमीन का मालिक बनाया गया और सरकार को एक निश्चित भू राजस्व का भुगतान करना होता था। यानी ये लोग कर इकट्ठा करते और सरकार को देते थे। इस व्यवस्था का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित आय सुनिश्चित करना था, लेकिन इससे किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। इसमें परेशान कौन हुए? तो किसान हुए। किसानों का अत्यधिक इस स्थायी बंदोबस्त में शोषण हुआ, क्योंकि जमींदार उनसे भारी लगान वसूलते थे। जमींदार उनसे भारी लगान वसूलते थे और उन्हें जमीन से बेदखल भी किया जा सकता। अगर वो किसान टाइम पर राजस्व नहीं देता था तो उनको जमीन से बेदखल किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, असहयोग आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को। तो ये घटनाक्रम तो सबसे पहले जो हुआ था, सबसे पहले जो हुई थी वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका ऑप्शन द, इसका राइट ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो 11 सत्र हुए थे संविधान सभा के। भारतीय संविधान सभा का गठन भारत
के लिए संविधान बनाने के उद्देश्य से 1946 में किया गया था, जिसने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने की अवधि के दौरान कुल 11 सत्र आयोजित किए थे, जो 165 दिनों तक चले। इन सत्रों के अलावा संविधान को अपनाने के लिए 24 जनवरी 1950 को अंतिम और 12वां सत्र आयोजित किया गया था, जिस पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कुल सत्र 11 हुए थे। हस्ताक्षर के समय ये 12वां सत्र था। ये संविधान सभा के कुछ सदस्य हैं उस समय, भीमराव अम्बेडकर, राधाकृष्णन और अन्य सदस्य। प्रश्न नंबर 26, संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे ऑप्शन स BN राव। तो भारत निर्माण के समय में सरकार के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें BN राव के नाम से जाना जाता है, और उन्हें 1946 में संविधान सभा में नियुक्त किया गया था और वे संविधान की लोकतांत्रिक संरचना और प्रारंभिक मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। BN राव संविधान निर्माता, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान का प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान के कई मसौदे तैयार करने के लिए दुनिया की यात्रा इन्होंने की, और भारतीय संघीय न्यायपालिका के पहले भारतीय न्यायाधीश भी BN राव थे। ये BN राव का फोटो। अब बोर्ड परीक्षा 2025 के अंदर 18 क्वेश्चन आए थे, उसको हम देखेंगे आज। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो ऑप्शन स मेगस्थनीज आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की काल्पनिक ये चित्र है, काल्पनिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगस्थनीज मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये मौर्य साम्राज्य यहाँ तक विस्तृत था, दक्षिण भारत से होते हुए, पूर्वी भारत से, पश्चिम भारत से होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नामक यूनानी राजदूत, यूनान से आए थे, मेगस्थनीज यूनान से आए थे, यूनानी राजदूत जो आज की तारीख में ग्रीस कहलाता है देश, राजदूत आया था, जिसे सेल्यूकस प्रथम निकेटर के ने भेजा था। मेगस्थनीज ने भारत पर अपनी पुस्तक इंडिका, इनके द्वारा लिखा गया, भारत आए तब उन्होंने इसी यात्रा विवरण को एक पुस्तक में समाहित किया, जिसे इंडिका नामक पुस्तक लिखी उन्होंने, जिसमें मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और उसके शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। अब कहे कि इंडिका के अंदर क्या विशेष लिखा गया है, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, वो इंडिका नामक पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 2, पियदसी और देवनामप्रिय किस शासक की उपाधियां थी? तो पियदसी और देवनामप्रिय, ऑप्शन अ सम्राट अशोक की उपाधियां थी। तो पियदसी और देवनामप्रिय सम्राट अशोक की उपाधियां थी। सम्राट अशोक का नाम देवनामप्रिय अशोक मस्की या मास्की, ब्रह्मगिरी, उज्जरा और नेतुर जैसे शिलालेखों में मिलता है। इन शिलालेखों में यह स्थापित होता है कि देवनामप्रिय और अशोक एक ही व्यक्ति थे। पियदसी या प्रियदर्शी और देवनामप्रिय देवताओं का प्रिय मौर्य शासक अशोक की उपाधियां थी। उन्होंने अपने शिलालेखों में स्वयं को संबोधित करने के लिए इस उपाधि का उपयोग किया, जिसका अर्थ है वह दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखता है या सुंदर रूप वाला, ये इसका अर्थ था।
क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी एस सुकंथाकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1919 में। वो हुई थी 1919 में। इस परियोजना, जो महत्वपूर्ण परियोजना थी संस्कृत विद्वान की, वी.एस. सुकंथाकर की 1919 में हुई थी। वी.एस. सुकंथाकर ने 1919 में महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण, ये एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, महाभारत का आलोचनात्मक संकलन का कार्य शुरू किया था। और ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसमें विद्वानों के एक समूह ने भारत भर से पांडुलिपियों को इकट्ठा किया और उनकी तुलना करके एक मानक संस्करण तैयार किया जो 1966 में प्रकाशित हुआ था। 1919 में ये योजना शुरू हुई और इसका प्रकाशन जो है ग्रंथ का वो 1966 में हुआ। कार्य की शुरुआत करें तो वी.एस. सुकंथकर के नेतृत्व में 1919 में महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण को तैयार करने का काम शुरू किया गया था। और परियोजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य यह था कि इस परियोजना का उद्देश्य भारत और विदेशों में उपलब्ध विभिन्न पांडुलिपियां, यानी कि महाभारत के बारे में विदेशों में उपलब्ध पांडुलिपियां और भारत में स्थित पांडुलिपियों की तुलना करना था और महाभारत का एक आलोचनात्मक मानक संस्करण तैयार करना था। प्रकाशन वी.एस. सुकंथाकर की मृत्यु के बाद भी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विद्वानों ने एक कार्य जारी रखा और 1966 के अंदर 19 खंडों में आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, 1951-52 में हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो वो थे बीबी लाल द्वारा। इनकी फोटो, तो हस्तिनापुर का उत्खनन बीबी लाल, ऑप्शन द, द्वारा किया गया था। बीबी लाल का पूरा नाम ब्रजवासी लाल था। वह एक भारतीय पुरातत्वविद और लेखक थे। मेरठ जिले के पास गंगा नदी के किनारे हस्तिनापुर स्थित है। हस्तिनापुर का उत्खनन 1951-52 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल नेतृत्व में किया गया। इसकी खुदाई का मुख्य उद्देश्य हस्तिनापुर के पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व को समझना, खासकर महाभारत काल के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा युग्म सुमेलित है? घटना बुद्ध के समय की और स्थान, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कुशीनगर, बुद्ध का प्रथम उपदेश बोध गया और बुद्ध को निम्बन की प्राप्ति। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन अ सुमेलित है जिसमें बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और भगवान बुद्ध का ये चित्र। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 मुख्य स्थान है। लुम्बिनी, जहां इनका जन्म हुआ था, बोध गया, जहां इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, सारनाथ, पहला उपदेश, और कुशीनगर, महापरिनिर्वाण, जहां इनकी मृत्यु कह सकते हो या महापरिनिर्वाण हुआ। इन स्थानों को बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। लुम्बिनी यह नेपाल में स्थित है और भगवान बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। बोध गया बिहार में स्थित है और यह बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ वाराणसी के पास स्थित यह स्थान जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर यह उत्तर प्रदेश में स्थित है जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु इनकी यहाँ हुई थी प्राप्त किया था। अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में राजगीर भी था जहां वेणु वन में रहकर विकास किया गया। पाटलिपुत्र यह मगध साम्राज्य की राजधानी भी शामिल है जहां बुद्ध ने उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6,
शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम जिन्होंने झांसी के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया, किस राज्य से संबंधित थी? तो ऑप्शन स वो भोपाल राज्य से संबंधित थी। ये झांसी का स्तूप है और ये शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। तो ये भोपाल राज्य से थे, संबंधित थे शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम भोपाल की कर्मिक महिला शासक रही। शाहजहां बेगम ने 1868 से 1901 तक शासन किया और उसके बाद उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम ने 1901 से 1926 तक शासन किया। दोनों महिलाएं शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और की उल्लेखनीय संरक्षक थी और सुल्तान जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली कुलाधिपति थी। उनके शासनकाल ने भोपाल के इतिहास में महत्वपूर्ण विकास और सुधार का दौर दर्ज किया। शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने झांसी के स्तूप के संरक्षण और जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने साइट के रखरखाव के उदार वित्तीय सहायता प्रदान की, यानी उन्होंने वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे भारतीय पुरातत्व व इतिहास में झांसी के महत्व को बनाए रखने में मदद मिली। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजू नियुक्त किया था? तो वो थे ऑप्शन च मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये अफ्रीका से भारत तक आए थे, दिल्ली तक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, इब्न बतूता को। इब्न बतूता को दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक, शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हें काजी नियुक्त किया था, यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित थे और उन्होंने 1334 में दिल्ली का काजी बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, कारण सुल्तान इब्न बतूता की विद्वता, यानी बहुत विद्वान व्यक्ति थे पर इससे प्रभावित थे। यात्रा का वृत्तांत, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत रिहला, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, इब्न बतूता द्वारा, तो रिहला। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत रिहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन और दिल्ली के बारे में विस्तार से लिखा है। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे और उनका जन्म उत्तरी अफ्रीका के टैंजियर शहर में 24 फरवरी 1304 को हुआ था। वह एक प्रसिद्ध यात्री और विद्वान लेखक थे जिन्होंने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्ष तक भारत रहा? तो ऑप्शन स वो 12 वर्ष तक भारत रहा। ये उनके फोटो फ्रांसवा बर्नियर के। फ्रांसवा बर्नियर 12 वर्ष तक भारत रहा। फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री थे। उनका जन्म अंजू के जो एटियाऊ में हुआ था, फ्रांस में। वे लगभग 12 वर्षों तक भारत में रहे। 14 अक्टूबर 1658 से 20 फरवरी 1670 तक वो भारत में रहे। फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक का नाम ट्रैवल इन दी मुगल एम्पायर है, जिसे हिंदी में बर्नियर की भारत यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये पुस्तक मुगल साम्राज्य के दौरान बर्नियर के 12 वर्षों के भारत प्रवास 56 से लेकर 68 तक उनके अवलोकनों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन ब, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ये इनकी दरगाह है जो अजमेर में स्थित है। अजमेर राजस्थान का एक जिला है और ये इनका जो मुख्य गेट है अजमेर के अंदर।
तो गरीब नवाज के नाम से ऑप्शन ब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141-42 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान में हुआ था। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। 1192 ईस्वी के आसपास वे अजमेर में आकर बस गए और अपने जीवन का अधिकांश समय यहीं बिताया। वे गरीब नवाज, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं और उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। लोटस महल, क्वेश्चन नंबर 10, लोटस महल किस साम्राज्य के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक थे? तो ऑप्शन अ वो विजयनगर साम्राज्य में स्थित है लोटस महल। लोटस महल या कमल महल हम्पी कर्नाटक में एक 2 मंजिला महल है जिसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के दौरान किया गया था, जो अपनी इंडो इस्लामिक वास्तुकला, इनकी इंडो इस्लामिक कमल से प्रेरित मेहराबों और शाही महिलाओं के क्वार्टरों के लिए शीतलन प्रणाली और परिषद कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता था। ये अपनी ऐतिहासिक महत्व और अद्वितीय डिजाइन के कारण अवश्य देखने योग्य आकर्षण है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कलात्मक शैलियों का मिश्रण है। तो ये है लोटस महल का चित्र, इस तरह से बना हुआ है 2 मंजिला। तो ये विजयनगर साम्राज्य के सुंदर भवनों में से एक है, राजकीय केंद्र था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का राय ने की थी। वे संगम वंश के शासक थे। हरिहर और बुक्का संगम वंश के शासक थे। यह साम्राज्य तुगलक संतुलन के विरुद्ध दक्कन क्षेत्र में उभरा। उस समय दिल्ली के अंदर तुगलक सुल्तान थे और उसके विरोध करने में ये नया राज्य उभरा और हिंदू राज्य था। ये 1565 में तालिकोटा युद्ध, 1565 में युद्ध हुआ था, तो तालिकोटा का युद्ध हार के बाद ये जो साम्राज्य खत्म हो गया। विजयनगर जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, अपनी राजधानी थी, अपनी हम्पी के खंडरों के रूप में आज भी मौजूद है। ये तो वर्तमान में हम्पी नाम से जाना जाता है और इसके खंडर आज भी यहाँ इस स्थान पर मौजूद हैं, जो यूनेस्को की, और इन्हें इस क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। साम्राज्य ने अपनी प्रशासनिक प्रणाली और वास्तुकला के लिए प्रसिद्धि पाई है। तो ये विजयनगर साम्राज्य के कुछ मंदिर हैं और वास्तुकला के हैं, और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य स्थित था। क्वेश्चन नंबर 11, कृष्णदेव राय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो कृष्णदेव तुलु वंश के, ऑप्शन द तुलु वंश के प्रसिद्ध शासक थे। ये कृष्णदेव राय की ये पत्थर की बनी हुई मूर्ति स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के मंदिर हैं। प्रमुख राजवंश विजयनगर साम्राज्य के कई राजवंशों में शासन किया, जिनमें शामिल हैं संगम वंश जो 1336 से 1485 तक शासन किया। तुलु वंश ने 1485 से 1505 तक शासन किया और तुलु वंश ने 1505 से 1576 तक शासन किया। अराविड वंश ने 1576 से 1646 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 11, कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तो वो तुलु वंश से थे। ये इनके सभा का क्षेत्र है जिसमें अष्टदिग्गज थे, और ये कृष्णदेव राय का काल्पनिक क्षेत्र है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश से थे। ये तुलु वंश के शासक थे। तुलु वंश के शासक एक शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने 1509 से, इनका शासन काल था वो 1509 से 1529 तक शासन किया था। इन्होंने दक्षिण भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है, जो अपनी सैन्य विजयों, प्रशासनिक कौशल और कला एवं साहित्य के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। उनके शासनकाल को साम्राज्य को सुदृढ़ और विस्तारित करने, विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर जैसे प्रभावशाली मंदिरों का निर्माण करने और अपनी माता की स्मृति में नागलपुरम शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कृष्णदेव राय को, जो कि तुलु वंश से संबंधित थे। आइन के अंतर्गत सैनिक व नागरिक प्रशासन का विवरण किसमें है? आइन यानी आइन अकबरी के अंदर सैनिक और नागरिक प्रशासन का विवरण है वो सिपह आबादी में है।
शिप आबादी के अंदर। सम्राट अकबर के 9 रत्नों में एक थे अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी की रचना की थी। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी, जो सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये सम्राट अकबर का काल्पनिक क्षेत्र। तो आइन के अंतर्गत सिपा आबादी के अंदर इसका विवरण हमें सैनिक व नागरिक प्रशासन का मिलता है। आईने अकबरी 5 भागों में विभाजित हैं, जो अकबरनामा नामक एक बड़े ग्रंथ का तीसरा भाग है, और यह पुस्तक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के बारे में लिखी गई है, और इसमें प्रशासन, सेना, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का विवरण दिया गया है। भाग 1 मंजिल आबादी कहलाती है, इसमें शाही निवास और उसके रखरखाव से संबंधित है। भाग 2 शिफा आबादी, इसमें नागरिक और सैन्य सेवाओं से सहित सम्राट के सेवकों के बारे में है। और भाग 3 के अंदर एना आबादी यानी शाही प्रशासन, न्यायपालिका और कार्यपालिका के नियमों पर केंद्रित हैं। भाग 4 ये मुगल साम्राज्य के भूगोल संस्कृति का वर्णन करता है, और भाग 5 इसमें अकबर के अनमोल वसन का संग्रह है। तो सैनिक और नागरिक प्रशासन का विवरण शिफा आबादी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर के शासन काल में ये जमीन क्या कहलाती थी जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की जाती थी? तो वो ऑप्शन द बंजर कहलाती थी। मुगल काल में भूमि को मुख्य से बंजर कहलाती थी, 5 साल से अधिक जो पड़ी रहती थी। मुगल काल में भूमि को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। पोलज वो जमीन थी जो हमेशा खेती की जाने वाली थी। इस जमीन के ऊपर, पोलज जमीन पर हमेशा खेती थी, यानी हर साल खेती की जाती थी। पर्वती के अंदर 1 या 2 साल तक परती छोड़ी जाती थी इसको, जमीन को। सासर के अंदर 3 से 4 साल तक परती रहने वाली जमीन थी, और बंजर के अंदर 5 साल तक उसके या उससे अधिक समय से खेती नहीं की गई भूमि को कहा जाता था बंजर। इन श्रेणियों के आधार पर भूमि के लिए राजस्व निर्धारित किया जाता था। तो राजस्व निर्धारण करने के लिए इन 4 प्रकार की भूमि का उपयोग किया जाता था। पोलज ये सबसे अच्छी और उपजाऊ भूमि थी जिस पर हर साल खेती की होती थी, और इसे कभी भी बिना खेती के नहीं छोड़ा जाता था। पर्वती इस प्रकार की भूमि को उसकी उर्वरता वापस लाने के लिए 1 या 2 साल के लिए परती छोड़ दिया जाता था। चाचर इस भूमि को फिर से बोने से पहले 3 से 4 साल तक परती रखा जाता था, यानी इनको पड़ा रखा जाता था। और बंजर ये सबसे खराब भूमि थी जिस पर 5 साल या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी, यानी पड़ी रहती थी, उसके बाद इस पर खेती होती थी। क्वेश्चन नंबर 15, 1861 में किस देश में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन अ अमेरिका के अंदर हुआ था। 1861 में गृह युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। उन्हें इस युद्ध के दौरान संघ को बनाए रखने और नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय अब्राहम लिंकन थे 1861 के अंदर, और ये गृह युद्ध हुआ था। ये अमेरिका का मैप है जिसके अंदर ये उत्तरी अमेरिका के राज्य और दक्षिण अमेरिका के राज्यों के बीच में ये गृह युद्ध हुआ था। तो गृह युद्ध अमेरिका के अंदर 1861 में हुआ था। 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण ब्रिटेन के कपास व्यापार में बड़ी रुकावट आई। क्योंकि अमेरिका से कपास की आपूर्ति लगभग बंद हो गई थी। क्योंकि वहाँ गृह युद्ध हो गया था, और इस कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने भारत और मिस्र जैसे वैकल्पिक स्रोतों से कपास का आयात बढ़ाया, जिससे भारत में कपास की मांग और उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई। 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध, जिसे अमेरिकन सिविल वॉर कहा जाता है, उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच हुआ, जिसमें दास प्रथा का मुख्य कारण था। उत्तरी राज्य यूनियन देश की एकता बनाए रखना चाहते थे और दास को खत्म करना चाहते थे, जबकि दक्षिणी राज्य कॉन्फेडरेसी अमेरिका से अलग होकर एक नया राष्ट्र बनाना
चाहते थे, जहां दास प्रथा जारी रहे और यह युद्ध 12 अप्रैल 1861 को कॉन्फेडरेट सेना द्वारा फोर्ट सुमर पर हमला करने के साथ शुरू हुआ और 1865 में यूनियन की जीत के साथ समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, 1861 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन द लॉर्ड डलहौजी 1861 में भारत के गवर्नर जनरल थे। इनके ऊपर कई किताबें लिखी गई, ये उनका एक पुराना चित्र। तो 1861 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स जैसी नीतियों को लागू करने, पंजाब और अवध जैसे राज्यों को अपने में मिलाने और रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत जैसे सुधारों को शुरू करने के लिए जाना जाता है। जनवरी 1848 से फरवरी 1856 तक उनका कार्यकाल रहा। प्रमुख नीतियां और इनके कार्यक्रम थे। पहला कार्यक्रम नीति थी उनकी व्यक्तिगत सिद्धांत। सतारा, झांसी, नागपुर सहित कई राज्यों को उन्होंने कब्जा लिया था। इस व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर क्षेत्र का विस्तार कैसे किया उन्होंने? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा और संपूर्ण पंजाब को कब्जा कर लिया। बुनियादी ढांचे का विकास 1853 में मुंबई और थाने को जोड़ने वाली रेलवे लाइन और टेलीग्राफ प्रणाली शुरू उन्होंने की थी। और प्रशासनिक सुधार उन्होंने लोक निर्माण विभाग, जिसे PWD विभाग भी कहा जाता है, की स्थापना की और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इनके समय पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य KM मुंशी किस राज्य के थे? तो वो गुजरात के थे। KM मुंशी गुजरात राज्य के थे। कल्याणलाल मानिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम था। तो ये गुजरात के थे। KM मुंशी गुजरात के थे। KM मुंशी गुजरात के थे। उनका जन्म 30 दिसंबर 1887 को गुजरात के भरूच यानी बड़ौदा में हुआ था। उन्होंने गुजरात में ही अपनी शिक्षा पूरी की और बाद में वकालत के लिए मुंबई आ गए। जन्म गुजरात, जन्म स्थान भरूच, शिक्षा बड़ौदा कॉलेज गुजरात से। और व्यवसाय ये वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और लेखक भी थे। KM मुंशी इनका पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। भारतीय संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे और वह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बंबई से चुने गए थे और संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण योगदान था। प्रारूप समिति के सदस्य व संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य में से एक थे। तो इनका कन्हैयालाल माणिकचंद मुंशी 1887 से 1871। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी की सलाह पर किसे केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया? तो वो थे BR अम्बेडकर। ऑप्शन द BR अम्बेडकर, ये उनका फोटो। तो केंद्रीय विधि मंत्री का पद BR अम्बेडकर को न्योता दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, विधि मंत्री या कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर थे, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। 1947 में यह पद संभाला था और भारतीय संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नियुक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इनकी भूमिका उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है और उन्होंने संविधान के मसौदे को तैयार करने में वाली समिति की अध्यक्षता की थी। योगदान, कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, सबसे बड़ी बात, इन्होंने कानून मंत्री बनने के बाद महिलाओं के अधिकारों के से संबंधित हिंदू कोड बिल जैसे कई महत्वपूर्ण सुधारों पर काम किया था। तो ये 2025 बोर्ड परीक्षा के अंदर जो 18 क्वेश्चन आए थे प्रश्न, उसको हमने सरल किया। अगले वीडियो में हम पार्ट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेके आएंगे।